1942 में यूएसए नेवी जापान को पर्ल हार्बर पर हुए वाक़ियत का बदला लेने के लिए तैयार है। साउथ पैसिफिक में टॉर्पीडो बॉम्बर्स और फाइटर प्लेन्स भेजकर हमला करने के लिए पायलट और चीफ हैरोल्ड डिक्सन, बॉम्बार्डियर टोनी पास्चुलर और रेडियोमैन जीन ऑल्ड्रिक पेट्रोल मिशन पर हैं जब उनका साथ छूट जाता है और उनका पता नहीं चलता। डिक्सन समझता है कि वो अपने करियर तक वापस चले जाएं, लेकिन जीने को पता चलता है कि उनका रिसेप्शन खत्म हो चुका है और उनके पास फ्यूल भी कम है। टोनी समंदर में बॉम्ब्स गिराता है ताकि हवा में चट जाएं, लेकिन ये ज्यादा फायदा नहीं देता और उनको अब भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती। डिक्सन फैसला करता है कि वो फ्यूल खत्म होने से पहले इमरजेंसी लैंडिंग करें। जहाज पानी पर सेफ लैंडिंग करता है और डिक्सन लाइफ जैकेट पहनकर बाहर निकलता है। जिंदगी राफ्ट को पीछे खींचता हुआ, लेकिन उनके साथियों का हाल खराब है। उन्हें अपनी सीट से निकलने में मुश्किल होती है और वो डूबने के करीब होते हैं। जो सिर्फ वक्त पर बाहर निकल पाते हैं, यानी वो सप्लाईज नहीं ले सकते जब जहाज डूबता है। डिक्सन और जेने अपने वेपन्स भी गिरा देते हैं ताकि उनका फ्लोट करना आसान हो, लेकिन टोनी अपने वेपन के साथ फंसा हुआ है। थोड़ी मुश्किल के बाद उन्हें राफ्ट को फूलने में कामयाबी मिलती है, हालांकि वो उल्टा है। उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट्स को मिलाकर राफ्ट के ऊपर हैंडल बना कर डाला, जिससे वो राफ्ट को उल्टा कर सकते हैं और फिर उस पर चढ़ सकते हैं। ए फ्लैट वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि उन्हें ढूंढा जाए। अगली सुबह डिक्सन और जेने आपस में कुछ बातें करते हैं जो उनके साथ हुआ। हर शख्स दूसरे को इनडायरेक्टली कुछ गलती की इम्कान पर इशारा करता है। इस तरह की बातचीत उन्हें कहीं नहीं ले जाती। उन्हें सोचने के बाद वो देखने का फैसला करते हैं और अलर्ट रहते हैं कि कहीं से कोई प्लेन न आए। उनकी किस्मत चमकती है और एक प्लेन कुछ देर बाद नजदीक से गुजरता है, लेकिन वो इतने करीब नहीं आता कि उन्हें देखे। वो अपने शर्ट्स उतर कर और उन्हें हिलाकर आवाज देते हैं। प्लेन जल्द ही चला जाता है और डिक्सन ये समझाता है कि ये उनकी सिर्फ एक मौका था। प्लेन बॉक्स सर्च पर था और एनिमी टेरिटरी में जाने का खतरा नहीं ले सकता। जान 3 सिपाहियों से ज्यादा अहम है। डिक्सन राफ्ट को यूएसए नेवी का एक जहाज और अपने को उसका कैप्टन डिक्लेयर करता है, तो टोनी और जेने उनकी ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। उन्होंने अपने जेब में रखी हुई चीजें देखी, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है। ज्यादातर टूल्स और बेकार चीजें जैसे वायर्स हैं। राफ्ट को बचाने और उसको खराब होने से बचाने के लिए डिक्सन ने उन्हें अपने जूते उतार कर समंदर में फेंकने का हुक्म दिया है, लेकिन वो अपने जूते नहीं फेंकता, जिससे जेने को गुस्सा आता है। घंटों और दिन बीतने शुरू होते हैं जब सिपाहियों को ये कोशिश करनी होती है कि उन्हें तन्हाई पागल ना कर दे। वो अलग अलग टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं, कभी कभी गाते भी हैं अपने आप को मनाने के लिए। टोनी अपनी गुण को बेचैनी से साफ करता है, लेकिन वो भी जेने को अपनी बहन से मिलवाने का वादा करता है क्योंकि वो दोनों एक खूबसूरत जोड़ी बनाएंगे। दिन में धूप बहुत तेज होती है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारते हैं, जिससे उनके जिस्म पर फुंसियां पड़ने लगती हैं। रात को ठंडी होती है और जब वो सोते हैं, उन्हें डूबने या असफलती के एतबार से जिनसे उन्होंने ये मुश्किल में डाला उसकी गुनाहगार महसूस होती है। तीनों एक साथ नहीं सोते, हमेशा कोई एक जगह रहता है और वो घड़ी बदलते रहते हैं कि कहीं से कोई प्लेन या जजीरा नजर आए। ये वॉच के दौरान डिक्सन ने फैसला किया कि वो अपने जूते में पेशाब करें और अपना पेशाब पी लें ताकि थोड़ी सी प्यास बुझाएं। जब वो अच्छा हवा महसूस करते हैं जो बोट को आगे बढ़ा रही है, डिक्सन कुछ हिसाब किताब करता है ताकि उनको अंदाजा हो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन्हें कुछ जजीराओं तक पहुंचने का चांस है, लेकिन वो हफ्तों तक होगा। इसलिए जेने को भूखाए मरना बचाने के लिए मछली पकड़ने का इरादा होता है। कुछ वायर और कॉर्ड से वो एक हुक बनाते हैं जो वो समंदर में फेंकते हैं, लेकिन जो भी कुछता है वो ताकतवर होता है। टोनी को जेने के साथ मदद करनी पड़ती है।
और जब वो आखिरकार लाइन का एंड पहुंचाते हैं, हुक गायब होता है, उन्हें याद दिलाते हुए कह वहाँ कुछ खतरनाक जानवर भी हैं। लेकिन जेने हार नहीं मानता। वो बस एक नया हुक बनाता है और फिर से फेंकता है। उसे जरूरत के मुताबिक पानी में छोड़ देते हैं। आखिरकार गर्मी उसके नर्व्स पर असर करती है, इसलिए वो लाइफ जैकेट पहनकर बोट से उतर के फ्रेश होने जाता है। टोनी उसके पीछे जाने का इरादा करता है, लेकिन डिक्सन कहता है कि वो एक एक करके करें, सुरक्षा के लिए। वो भी उन्हें याद दिलाते हैं कि ये पानी में सांप भी होते हैं, जिससे जेने को डरा कर वो दोबारा राफ्ट पर चला जाता है और टोनी को भी अगले में उतरने से इनकार कर देता है। दिन गुजारते जाते हैं, टेंशन मर्दों के दरमियान बढ़ती जाती है और डिक्सन का पैरानोया उससे ये पूछने पर मजबूर करता है कि उसके मर्दों पर प्लेन में क्या हुआ था। प्यास भी एक मसाला बनने लगी है और टोनी सोचता है कि शायद वो कम अज कम थोड़ा सा समंदर का पानी पी सकता है, लेकिन डिक्सन उससे कुछ बेवकूफी करने से पहले रोक देता है। जीन उस पर कमेंट करता है कि वो कितने ज्यादा जूते भर सकते हैं पीला चीज से। जब उसे अचानक डिक्सन की जीप की आवाज सुनाई देती है, उसने अपने पॉकेट में एक पेंसिल ढूंढ लिया है जो उसने पहले नजरअंदाज किया था। फ्लैट वो एक चार्ट बना सकता है और देख सकता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वो जजीरा तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें हवा को अपने फेवर में रखना होगा। एक लाइफ जैकेट, थोड़ी सी कॉर्ड और कुछ वायर का इस्तेमाल करके वो एक समंदरी जहाज बनाते हैं। इस तरीके से वो बिना डायरेक्शन चेंज किए अपने रास्ते पर चल सकते हैं अगर हवा बदल जाए। दूसरा मसाला उनकी प्यास का ही होता है। जीन दूसरों को दुआ करने और अल्लाह से बारिश मांगने का तरीका सिखाता है, लेकिन रात में मौसम तब्दील होने तक कुछ नहीं होता। खुशी में हंसते हुए मर्दों ने अपनी शर्ट्स और वाटर बैग पर जितना भी पानी जमा किया था, जीन का इंतजार करते हुए वो अपने हुक से कुछ पकड़ने में नाकाम होता है, इसलिए वो अपना चाकू निकलता है। डिक्सन के इतराज और राफ्ट के हवाले से यूएसएवाई भी परवाही से इग्नोर करते हुए जीन ने कुछ रैंडम स्टैब्स से पानी में तीर मारा और कामयाबी हासिल की। उसने एक सांप को मारा है, जिसे वो राफ्ट पर लाते हैं और उसके पेट में से छोटे मछलियां निकलकर खाते हैं। वो सांप का गोश्त अपने सॉक्स में बचा के रखते हैं ताकि बाद में इसका इस्तेमाल बैट के तौर पर कर सकें, लेकिन उनकी छोटी सी ये डिनर उनके लिए बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस ले आता है, क्योंकि वो राफ्ट साफ रखने के लिए सांप का खून समंदर में फेंकते हैं, तो दूसरे सांप उसका बू सेंट करके उनके पीछे आने लगते हैं। एक सोनाई वाला जिन्हें भटक कर अपना हाथ पानी में डालता है तो वो काट जाता है। खुशकिस्मती से वो अपना हाथ निकल लेता है पहले ही, क्योंकि वो यूएसएवाई ना खोना चाहता है और डिक्सन यूएसएवाई टोनी की बंधना से बांध देता है। एक्सीडेंट के 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन उन्हें और एक दिन बारिश का सिलसिला मिलता है ताकि वो अपना वाटर बैग भरें। उम्मीद को संभालना मुश्किल होने लगती है और टोनी अपनी गुण को कुछ दिलचस्प सोचों के साथ देखता है। जीन यूएसएवाई समय पर उसके हाथ से ले लेता है जब एक परिंदा उनके राफ्ट पर बैठ जाता है और उसे मार देता है, जिसके वजह से जिस्म समंदर में गिर जाता है। डिक्सन फौरन यूएसएवाई वापस लेने के लिए समंदर में दौड़ता है, लेकिन परिंदे का खून भी एक सांप की तरफ धिया खींचता है। लाख यूएसएवाई मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुण जम हो जाती है, तो डिक्सन को जितनी जल्दी हो सके उतना तेज दौड़ना पड़ता है। खुशकिस्मती से वो सही वक्त पर राफ्ट पर वापस आता है और अब उनके पास परिंदा का गोश्त भी है, जिसे डिक्सन चिकन की तरह स्वाद देते हैं। क्योंकि गुण अब इस्तेमाल नहीं हो सकती, टोनी गोलियां समंदर में फेंक देता है। उसे ये सोचकर कि ये एक शिकस्त का अलामत भी हो सकता है। 20वें दिन के सुबह डिक्सन को ये पता चलता है कि तीनों ने सोए हैं, तो कोई देख रेख नहीं हुई। जीन समझता है कि ये सब कोशिश के लायक नहीं है। 2 दिन से हवा नहीं है और जजीरा करीब नहीं आ रहा। वो डिक्सन से उसके चार्ट के लिए कहता है। समझ नहीं आता कि अगर उनका प्लेन गुम हो गया था और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका शुरू का पॉइंट क्या था, तो वो अपनी पोजीशन कैसे कैलकुलेट कर सकता है। उसे लगता है कि डिक्सन की गलती है कि प्लेन गुम हो गया, क्योंकि उसने समहाउ उन्हें आउट ऑफ रेंज में उड़ा दिया था। बहुत सी बहस और चीख पुकार के बाद डिक्सन मान लेता है कि उसने कुछ दिन पहले जजीरा देखने की उम्मीद रखी थी,
तो हाँ, उनका कोर्स गलत है। उसकी याद आ जाती है और वो याद करता है कि प्लेन पर उसने नींद की थी, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए। लेकिन फिर भी उनका टर्न मिस करने के लिए काफी था। उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ती है। जानता है कि वो कभी भी ऐसा ठीक नहीं कर सकेगा। राफ्ट पर अफसोस का माहौल छा जाता है, तो चीजें बेहतर करने की कोशिश करते हुए जीन चाट उठता है और कहता है कि शायद ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये उनके घर वापस जाने का एक उम्मीद है। जब टोनी उनके हवा बनाने के जोक करता है, डिक्सन को एआई के आइडिया आता है। जीने के चाकू का इस्तेमाल करके वो अपने जूते की तलवे काट लेता है। जूते की तलवे यूज करके वो राउंड करते हैं। हादसे के एक महीने बाद उन्हें फिर से बारिश मिलती है, लेकिन ये आम बारिश नहीं है, ये पूरी तेज तूफान है, जो के साथ में बिजली भी शामिल है। लहरें बुलंद और तूफानी होती हैं। राफ्ट पलट जाती है, मर्दों को पानी में गिर जाते हैं और उनके पास जो चांद टूल्स थे उन्हें भी खोना पड़ता है। लेकिन राफ्ट ज्यादा अहम है। उन्हें एक दूसरे से पाकर कर मिलते हैं और हवा की मदद से वो राफ्ट को फिर से ठीक पोजीशन पर पलट देते हैं, फिर उस पर चढ़ जाते हैं। तेज तूफान गुजरने तक गर्मी के लिए एक दूसरे के करीब होते हैं। सुबह बारिश खत्म हो जाती है, लेकिन मर्दों को कुछ करने के लिए ज्यादा थकान होती है, बस लेट जाते हैं। उम्मीद हार चुकी होने के बाद उनकी गुफ्तगू उदास हो जाती है। अगर उनमें से कोई मर जाता है तो उसके जिस्म का क्या करना है? क्यों कह वो खाना बांध सकता है? घर वालों को याद करते हैं जो समझते हैं कि वो मर चुके हैं। और जब डिक्सन की गलती के लिए उन्हें कोर्ट मार्शल पर भेजने का फैसला करता है तो टोनी और जेन कह के डिक्सन को रुलाना पड़ता है। इस गमगीन माहौल से थक जाते हुए और सोचते हैं कि अब तक वो इतनी दूर पहुंच चुके हैं तो हार मान लेना नहीं चाहिए। टोनी अपने दोस्तों को हाथों से रोइंग करने के लिए राजी करता है, ताकि कम अज कम कोशिश करके देखें। ये उन्हें इतनी थकान देता है कि डिक्सन वो करता है जो उसने कह दिया था कि वो नहीं करेगा, यानी समंदर का पानी पीना। और टोनी इतनी गहरी नींद सोता है कि कुछ देर के लिए लोग ये समझते हैं कि वो मर चुका है। अचानक जीन बैठता है जब वो कुछ हरे रंग की चीज दूर में देखता है। वो आखिरकार एक जजीरा मिल गया है। ये फ्लैट इतनी डेस्परेट है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये दुश्मन के कब्जे में हो। और आंसुओं में डूबे हुए मर्दों ने अपने हाथों से राउंड शुरू की जब तक उन्हें साहिल की लहरें उन्हें आखिरी हिस्से तक बीच पर पहुंचा देती हैं। तीनों मर्दों को सही तौर पर रेत पर चढ़ाया जाता है, और जैसे ही वो आसपास दो जोगियां देखते हैं, वो वहां जाते हैं हिलते हुए पैरों पर। यह लैंडिंग 20 फरवरी को होती है, तीसरे 4 दिन गुजर कर, जहाँ 34 दिन समंदर में गुम होकर और राफ्ट पर 1000 माइल तक सफर करने के बाद जब उन्हें बचाया जाता है। डिक्सन को नेवी क्रॉस दिया जाता है उनके क्रू को सुरक्षा में ले जाने के लिए, लेकिन वो कभी भी दूसरे कॉम्बैट मिशन पर नहीं उड़ता। अपनी चोट की वजह से टोनी नेवी को अपनी करियर के तौर पर नहीं चला सकता जैसा कि वो चाहता था, और जब वो 1986 में मर जाता है, उसके रक्त समंदर में फेंके जाते हैं। जीन वॉ के दौरान एक रेडियोमैन के तौर पर खिदमत करता है और 1946 में वो टोनी की बहन से शादी कर लेता है।